धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 28 साल से देश ही नहीं पूरी दुनिया जिस फैसले का इंतजार कर रही थी उसे आज लखनऊ की सीबीआई अदालत ने सुना दिया। पहली लाइन में कहा कि बाबरी मस्जिद गिराने के लिए कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया था, उसे असामाजिक तत्वों ने गिरा दिया और जो लोग दोषी ठहराए गए हैं उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। ये लोग गिराने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ये तो बल्कि माइक से चिल्ला रहे थे, भीड़ को समझा रहे थे कि वो ऐसा ना करे। ये फैसला आने के बाद बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस फैसले का इंतजार, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि पिछले 28 साल से भारत ही नहीं पूरी दुनिया कर रही थी। तो कैसे कैसे वो सवाल हैं, उनको कैसे देखा और समझा जा सकता है। सीबीआई की भूमिका पर फिर से कुछ सवाल खड़े हुए हैं, उन्हें कैसे देखा और समझा जा सकता है। इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं देश के पूर्व आईपीएस जानी मानी शख्सियत हैं विभूति नारायण राय जी। शॉर्ट फॉर्म में हम उनको वीएन राय कहते हैं। उन्होंने हाशिमपुरा दंगे पर पूरी एक किताब लिखी है और उन्हीं की कोशिशों के चलते 19 पुलिस वाले, आखिरी सांस तक जो पीएससी के पुलिस वाले हैं, उनको उम्र कैद की सजा दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सुनाई थी। वो भी एक लंबा मामला था, 30 साल पुराना, और ये मामला 28 साल से था। तो उन्हीं से पूछते हैं आज के फैसले को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, आज का फैसला अगर ये कहा जाए कि बहुत ही दुखद है या बहुत निराशाजनक है तो ये गलत नहीं होगा। मैंने अभी आपने कहा कि अदालत ने ये कहा कि असामाजिक तत्व थे जिन्होंने गिराया। मैंने किसी चैनल, किसी इंटरनेट पे किसी उस पे पढ़ा कि वो एंटी नेशनल शब्द इस्तेमाल किया अदालत ने। कल अखबारों से पता चल जाए क्या सही शब्द था, असामाजिक था या एंटी नेशनल या देशद्रोही या राष्ट्रीय शब्द था, कल पता चलेगा। लेकिन जो भी शब्द रहा हो, ये चाहे अराजक रहे हो चाहे देशद्रोही रहे हो, इनको लाया कौन था वहां पे? जी, ये अपने आप तो आए नहीं थे, पूरा एक मोबिलाइजेशन हुआ था। अडवाणी जी ने एक लंबी रथ यात्रा पहले की, उससे एक माहौल बनना शुरू हुआ। जगह जगह विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किए, जगह जगह यात्राएं निकाली। तो इनका मोबिलाइजेशन किसने किया था? ये अपने आप उड़ के नहीं आए थे, किसी वैक्यूम से नहीं आए थे। ये सारे नेता जिन्हें आज छोड़ा गया है, ये सब उसके लिए जिम्मेदार थे, ये सब कहीं ना कहीं उसमें भागीदार थे। इन्हीं लोगों ने उनको इकट्ठा किया था। और ये तो लगभग वैसा ही है जैसे आप सर्कस में एक शेर है, आप उसको बहुत देर तक साध नहीं पाते, जब आप उसके साथ ज्यादा खिलवाड़ करते हैं तो आपको ही खा जाता है। तो ये तो ये कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आकर के सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था, आश्वासन दिया था कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद भी अगर गिरा तो कैसे अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? कैसे ये कहा जा सकता है कि साहब ये कोई अराजक तत्व थे जिन्होंने आके गिरा दिया? इन अराजक तत्वों को किसने इकट्ठा किया था, किसके भड़काऊ भाषण इसके लिए जिम्मेदार थे, ये सब हमें देखना चाहिए। प्लस मैं तो चूंकि उस दौरान मुझे एक फेलोशिप मिली हुई थी और मैं उसके थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश गया। मैं हैदराबाद में था, वहां से जब उत्तर प्रदेश गया तो मैंने तो बहुत सारे ऐसे इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस देखे थे, जिसमें सीडीज थी, जिसमें अखबारों की रिपोर्टिंग थी, जिसमें वहाँ का ओरल जो लोगों से मैंने बात की थी वो था। वो सब का सब इस बात का की ओर इशारा कर रहा था कि ये लोग पूरी तरह से उसके जिम्मेदार थे जो आज जिनको बरी कर दिया गया है। अब उनके खिलाफ क्यों नहीं एविडेंस मिला या क्या एविडेंस मिला, ये सब तो जब डिटेल में जजमेंट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन ये एक दुखद दिन है, एक जुडिशियल, जिसे आप कह सकते हैं हिंदुस्तान के जुडिशरी के इतिहास में आज का दिन बड़े अफसोस के साथ याद किया जाएगा। क्या हम इसे जुडिशरी का फेल्योर कह सकते हैं या हम इसे सीबीआई का फेल्योर कहेंगे? क्योंकि सीबीआई की जिम्मेदारी है अदालत में सबूत रखना। आप अपने वाले केस से उदाहरण देके बताइए। अगर गाजियाबाद में उस वक्त वो हाशिमपुरा वाला कांड हुआ था तो मलियाना कांड मेरठ में हुआ था। मलियाना वालों को आज तक इंसाफ नहीं मिला है क्योंकि वहां पे अच्छे अफसर नहीं थे। तो क्या ये कोर्ट का फेल्योर है सर कि सीबीआई का फेल्योर है? देखिए, ये जो जुडिशियल सिस्टम है हमारे यहाँ, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, इसमें सभी बराबर के भागीदार होते हैं जी। इसमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो होती है जिसका काम है कि सारे एविडेंस इकट्ठा करे और अदालत के सामने रह जाए, लेकिन इसमें अदालत की भी भूमिका होती है। ऐसा नहीं है कि अदालत कोई कंप्यूटर है या कोई मशीन है
जिसके सामने जो आप रखते जाएंगे, और वो बहुत सारे फैसला, बहुत सारे जजमेंट, आप सैकड़ों की तादाद में ऐसे जजमेंट गिना सकते हैं जिसमें अदालतों ने सिर्फ एक विटनेस या एक एविडेंस के आधार पर सजा दी, या जिसमें अदालतों ने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के जो एविडेंसेस पेश किए जा रहे थे उनको जी। मानने से इनकार कर दिया। तो यहाँ तो अब जैसा मैंने निवेदन किया कि पूरा जजमेंट पढ़ने पर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, लेकिन ये मामला कुछ जमा नहीं, जिसे आप कह सकते हैं ना कि ये एक बहुत तकलीफ दे फैसला है। मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को और आपके जज्बात को कि 28 साल से लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे थे और जो उदारवादी लोग हैं वो इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सीबीआई इसमें हाई कोर्ट में अपील करेगी। लेकिन मैं कुछ चीजों पे, क्योंकि आपने कहा कि कोर्ट की भूमिका भी अहम होती है, कुछ लोग जो इस मामले में कोर्ट में पहुंचे जैसे साध्वी रितंबरा, इसके अलावा पवन पांडे या और कई सारे लोगों ने सीना ठोक ठोक के कहा कि हाँ हमें गर्व है, हमने कलंक को मिटा दिया, कलंक को गिरा दिया। और कुछ लोग जो हैं वो कह रहे थे ना जी हमारी तो कोई भूमिका नहीं है। तो अदालत ने तो सभी को माफ कर दिया, सभी को बरी कर दिया। सर यही तो मजेदार बात है इसमें। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उनको कोई अफसोस नहीं। अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो आपको अफसोस किस बात का होना चाहिए था, या आप गर्व किस बात का कर रहे हैं? अगर आज आप गर्व से कह रहे हैं कि हमने जो किया वो अच्छा था, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि आपने क्या किया था। तो ये तो अब क्या बताया जाए इसे। एक दो लोग इसमें मुश्किल से ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि साहब हमारी कोई भूमिका नहीं। ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमारी भूमिका। कुछ लोग तो कल तक बयान दे रहे थे कि अगर उन्हें सजा हो जाएगी तो वो बड़े खुशकिस्मत अपने को समझेंगे। तो जेल जाने में उनको गर्व होगा। तो अब ये क्या कहा जाए, इसका तो मतलब मस्जिद गिरी, ये पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। तो क्या वो हवा में गिर गई या अपने आप गिर गई? वो राहत इंदौरी का एक शेर है जी। कहाँ ढूंढोगे, क्या मैं देखिए शेर थोड़ा, कहाँ ढूंढोगे मेरे कातिल को जी। आप तो मुझी को मान लो कातिल, मेरे कत्ल का मुलजिम मैं ही हूँ। मेरे कत्ल का इल्जाम मुझी पे रख दो। हाँ, मेरे कत्ल का इल्जाम मुझी पे रख दो। जी, तो ये तो शेर उस पे बड़ा सही हो रहा है कि भाई ठीक है, आप मस्जिद को ही आप इसका दोषी मान लीजिए जो अपने आप गिर गई। तो ये थोड़ा पूरी दुनिया में हमारी स्थिति हास्यास्पद होगी। और इसके कल जब इंटरनेशनल आप देखेंगे, इस पे जो रिपोर्टिंग आएगी, जो कमेंट्स आएंगे, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह हमारी चीता लेटर होगी, हमारी थूथू होगी, मैं ये कहूंगा। क्या आपको नहीं लगता था कि फैसला ऐसा ही आएगा? क्योंकि मंदिर की बुनियाद नरेंद्र मोदी रख चुके हैं। अगर ऐसे में फैसला आ जाता कि हाँ इन नेताओं ने मस्जिद को गिराया था, तो फिर उसके बाद एक चर्चा नहीं शुरू हो जाती कि इन लोगों ने मंदिर बनाने के लिए पहले मस्जिद को गिराया। और जो उस दिन 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने नए भारत की नींव रखी और कहा कि भारत अब विश्व गुरु बन रहा है यहाँ से, तो उस पर सवाल खड़े होते। तो ऐसा फैसला तो अपेक्षाकृत ही तो आया है फैसला। मैं समझता हूँ दोनों अलग अलग मामले होते। देखिए, वो तो एक उस समय वहां धारा 144 लगी हुई थी, इतनी बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी हुई थी, रोकने के बावजूद एक इमारत को गिरा रही थी, गिरा दिया उसने उस इमारत को। तो वो तो एक अलग फैसला, एक अलग मामला होता। तो उसमें अगर सजा भी हो जाती तो उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है, तो जाहिर है कि सेशंस कोर्ट के फैसले का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन एक कम से कम ये तो लगता है कि इस देश में कोई कानून है, कोई कायदा है, कोई संविधान है। अगर हम गलत करेंगे तो हम चाहे जितने ताकतवर हों, हम एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, हम भारत के उप प्रधानमंत्री हों, हम गवर्नर हों, हम दूसरे ओहदों पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सजा मिलेगी अगर हम गलत करेंगे। अब तो ये लग रहा है कि आगे बड़ा का सर मेरा सवाल ये नहीं है कि कानूनी प्रक्रिया पे कोई फर्क पड़ता, क्योंकि वो फैसला अलग था, सिविल सूट था, ये आपराधिक मामला था, क्रिमिनल केस था। मेरा पर ये कहना है कि अगर इस केस में आज ये दोषी ठहरा दिए जाते तो जो वो सिविल सूट वाला मामला मंदिर को सौंप दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए से, एक सवाल तो खड़ा होता कि इन्होंने वाकई में तोड़ा मस्जिद को और इन्हें पता था अगर मस्जिद नहीं तोड़ेंगे तो यहाँ मंदिर नहीं बन पाएगा। ये एक थ्योरेटिकली, आप एकेडमिकली तो आप कह सकते हैं कि इस तरह की बहस होती, लेकिन अब भी मेरा यही मानना है कि दोनों अलग अलग मामले थे। एक आपराधिक मामला था, क्रिमिनल केस था, और एक सिविल सूट था। तो सिविल सूट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो कर दिया, जाहिर है कि अब उससे ऊंची कोई अदालत नहीं है। लेकिन ये क्रिमिनल केस में अगर इन्हें सजा होती
तो उस पर एक नैतिक संकट तो जरूर होता है, लेकिन कोई, मुझे नहीं लगता कोई उस पर असर पड़ता है इसका। क्या आपको नहीं लगता आजकल एक चलन चल गया है, पिछले 5-6 साल से बहुत सारे मामले मैं देख रहा हूं, समझौता एक्सप्रेस वाला मामला, असीमानंद बरी, मालेगांव वाला मामला, प्रज्ञा साध्वी बरी, इसके अलावा और जो मामले में लोग थे वो सब बरी हो जाते हैं, लेकिन जो मरे उनके बारे में कोई ये नहीं बताता कि उनको किसने मारा। ऐसे ही अब कहा गया कि बाबरी मस्जिद गिरी तो गिरी, लेकिन इन्होंने नहीं गिराई। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इसके पहले सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट एक बार पिंजरे का तोता कह चुकी है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, आपने जितने केसेस बताए हैं, इन सब में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थी, चाहे वो सीबीआई रही हो, एनआईए रही हो या स्टेट पुलिस रही हो, उस पर आरोप लगे हैं। अब उन आरोपों को चूंकि किसी की उतनी गहरे जाने की दिलचस्पी नहीं है, या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम बहुत डीपली जा करके उसको फिर से एक्सप्लोर करें, तो वो तो तब हो जाएंगे। लेकिन लोगों के मन में शक तो बना ही रहेगा कि इसमें एविडेंसेस के साथ खिलवाड़ की गई। खासतौर समझौता एक्सप्रेस या मालेगांव वाला, दोनों मामले आप देख लीजिए, एक निश्चित दूरी तक जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी उन्होंने उन्हें पहुंचा दिया था, और खास तरह के लोगों पे इशारे हो रहे थे, उनके खिलाफ एविडेंस मिल गया था, अदालतों में पेश हो गए। रातों रात वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बदल दी गई, दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आ गई और उसमें पलटी मार ली। एक जगह तो एक ही एजेंसी, जैसे एनआईए, कुछ मामलों में तो एनआईए ही एजेंसी थी जिसने पहले की शुरुआत में तफ्तीश में उसको बहुत सारे एविडेंसेस मिले, कुछ खास लोगों के खिलाफ उसकी उंगली उठी, अदालतों में उनके बारे में उसने कहा, लेकिन वो एकदम से पलटी मार करके सारे एविडेंस उसने उलट दिए, और कुछ लोग जो सालों से जेल में थे वो अचानक उनकी जमानतें भी होने लगी और वो छूट भी गए। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे जो हमारी जो एक कानून व्यवस्था या जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है वो थोड़ा मशकूक हो जाता है, उसके ऊपर लोगों का विश्वास खत्म होने लगता है। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि लोगों का जो संस्थाएं हैं उन पर भरोसा कम हो, और ये सरकार जो है जो चाहती है करना, क्योंकि 2024 तक बताया जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, राम मंदिर का बुनियाद रख दिया, आज का ये मुकदमा भी आ गया, धारा 370 वाला हो गया, तमाम तरीके के मामले होते जा रहे हैं, धीरे धीरे अघोषित रूप में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये सरकार चाहती है कि संस्थाओं में भरोसा लोगों का घटे। देखिए, संस्थाओं में इसमें कोई शक नहीं कि संस्थाओं में हमारा विश्वास कम हो रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने 1947 से लेकर के कितनी अद्भुत संस्थाएं बनाई थी, आप देखिए उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल या उसके बाद के सरकारों का रोल, जिसमें एक अच्छी न्यायपालिका हमने बनाई, एक मजबूत प्रेस बनाया, बहुत सारे कमीशंस बनाए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए, लिबरल यूनिवर्सिटियां खड़ी की थी हमने इस देश में, जो दुनिया भर में हमारे लिए फख्र का बायस हो रही थी। धीरे धीरे हम अपनी आंख के सामने इन सारे इंस्टीट्यूशंस का क्षरण होते हुए, इनको डिवैल्यू होते हुए देख रहे हैं। तो ये दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। और हिंदू राज्य या हिंदू राष्ट्र की तो बात ही नहीं सोचनी चाहिए। हम एक धर्मनिरपेक्ष संविधान हमारे पास है। हमने 1947 में जब देश का पार्टीशन इसी बात पे हुआ था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग नेशन है, साथ नहीं रह सकते, तब हमने उसको नकार दिया था और हमने कहा नहीं, हिंदू और मुसलमान एक साथ रह सकते हैं, और हिंदू और मुसलमान धर्म के नाम पर नेशन नहीं बनेगा, ये हमने कहा था। तो आज अगर 70 साल बाद हम अपनी आंख के सामने ऐसा देख रहे हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया जा रहा है, या ये इंस्टीट्यूशंस कमजोर पड़ रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है हमको एक देशभक्त नागरिक के तौर पे हमको इसमें शर्म भी आएगी, दुख भी होगा। क्या आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे अघोषित रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है और ये तमाम चीजें चल रही हैं? देखिए, कुछ लोगों की मंशा तो ही है, कुछ लोगों के मन में इच्छा भी है। 1947 में नहीं बना पाए वो, उस समय भी बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि भारत को एक हिंदू राज्य बना दिया जाए, नहीं बना पाए। तो वो तो एक दबी हुई इच्छा है जो बार बार उभर के आ जा रही, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें सफल होंगे, क्योंकि हमने एक परंपरा बना दी, एक मजबूत परंपरा बन गई है। और जब भी इस तरह की बात होती तो आप देखिए देश में लोग उसे आसानी से स्वीकार नहीं करते, उसका विरोध करते हैं, और ऐसा हो भी चुका है। आप एक सरकार थी जो इंडिया शाइनिंग हो रही थी और वो तो जनता ने हटा दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट आया है या बना रहेगा।
ठीक है, अभी कुछ इस तरह की भावनाओं को उभार करके हम थोड़ा बहुत इलेक्टोरल फायदा उठा सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी तक शायद ये चलेगा नहीं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लंबी दूरी तक चलेगा नहीं। आपने राहत इंदौरी का शेर पढ़ा, मुझे उन्हीं का शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। लेकिन जो मैंने आपसे बात की थी कि हम हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज कोर्ट के अंदर जय श्री राम के नारे गूंजे, कोर्ट से बाहर निकल के जय श्री राम के नारे गूंजे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए मीडिया को बाइट दी और ये कहा तमाम लोगों ने जो कोर्ट से बाहर निकल रहे थे कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है और मथुरा का विवाद कोर्ट में पहुंच चुका है। तो क्या ऐसे मुद्दों को हवा देके आपको नहीं लग रहा कि 2024 तक जब आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे तो वो तमन्ना जो दबी रहती है, कभी कभी उभरती है, वो पूरी तरह से उभार दी जाएगी? उभारने की कोशिश की जाएगी। मैं तो अभी भी आशावादी हूँ, उभारने की कोशिश की जाएगी, पर इस देश में ये सफल नहीं हो पाएंगे। हमारी एक बड़ी पुरानी परंपरा है उदारता की, सहिष्णुता की, इंक्लूसिवनेस की। हम सबको अपने साथ लेके अपने में समाने की कोशिश करते हैं, तो ये कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो। 1947 में अगर यही हालात होते तब ये सफल हो जाते, लेकिन अब 2010 में या 2011 में या 2024 में जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सफल हो पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपकी आशाओं के साथ हम भी आशान्वित हैं कि हमारा देश, जिसकी एक पहचान पूरी दुनिया में, इतनी जबान, इतने रंग, इतने खाना पीना, इतनी तमाम रहन सहन, उसके बावजूद ऐसे एकजुट होकर लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं रहते हैं। और ये जो एक बागीचा है, गुलशन है, ये ऐसे ही हमेशा महकता रहेगा। जो लोग इसको मिटाने की ऐसे कोशिश करते हैं या एकरूपता थोपने की कोशिश कर रहे हैं, वो चले जाएंगे जैसे पहले लोग चले गए। बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे सर। धन्यवाद।